हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज हम 10 MCQs को डिस्कस करेंगे। उसे जाने से पहले आप देख सकते हैं ये हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 11 o'clock की बात करते हैं तो पंजाब NT की रिवीजन है। उसके बाद डेली करंट अफेयर्स 2 o'clock, पास्ट 1 year करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज चल रही है 1 o'clock। ऐसे ही डेली 10 MCQ रिवीजन सीरीज चल रही है दैट विल बी अवेल टू यू एट 2 PM। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किया जा रहा है 3 PM एंड लास्ट वन इज 5:15 बजे आपसे करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द फ्री इनिशिएटिव्स जो कि आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। द मिनिमम एरिया ऑफ द लैंड required to completely sustain the life of one person is called his. A, that is biota, B, that is biome, C, that is niche, or is it D, ecological footprint? आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर है दैट इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब देखिए इसका मतलब क्या है। एक मिनिमम एरिया, आप यहां पर देखिए, एक मिनिमम एरिया जो एक्चुअली में एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को चाहिए ऑफ द लैंड एंड द वाटर। दैट मीन्स जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं हम, सो दैट वी नीड टू प्रोवाइड एवरीथिंग वी यूज इन लाइफ। सो दैट इज नोन एज द मिनिमम एरिया। उसको कहा जाता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ऑल कंपोनेंट्स एंड इंडिविजुअल्स इन एन इकोसिस्टम आर ए दैट इज interdependent, B, that is individualistic, C, that is independent, or is it D, dispensable? आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर लिख सकते हैं। The answer for this particular question is A, interdependent. अब देखिए अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो हमने फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस पढ़ा था। अब हमने देखा था कि जो फूड वेब है वहां पर जो इंडिविजुअल्स हैं, जो स्पीशीज हैं, वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। सो ऑब्वियस सी बात है अगर हम एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम को लेके चलते हैं तो वहां पर जो इंडिविजुअल्स हैं और जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे फिर वो बायोटिक हो चाहे एबायोटिक हो, दोनों ही एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। इसलिए द आंसर बिकम्स इंटरडिपेंडेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड ए दैट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, बी दैट इज जियोकेमिकल साइकिल्स, सी दैट इज जियोलॉजिकल साइकिल्स, और इज इट डी केमिकल साइकिल्स? वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर मार्क कीजिए। So the answer for this particular question is biogeochemical cycles. अब देखिए यहाँ पर biogeochemical cycles का मतलब क्या होता है। अब इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है बायो। अब बायो में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ जाएंगे। जियोकेमिकल्स, जियो का मतलब क्या है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, फॉर एग्जाम्पल लैंड, वाटर, एयर, जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो आपके जियो में आ जाएंगे। केमिकल का मतलब क्या है, दैट इज द केमिस्ट्री रिलेटेड टू इट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर साइकिल की बात करते हैं, नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं, तो वो साइक्लिंग कैसे होती है जिससे हमारा इकोसिस्टम बैलेंस्ड रहता है, उस पर्टिकुलर साइकिल्स को कहा जाता है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जिससे जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बार बार रिप्लेनिश होते जाते हैं, जिससे जो आपके एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बायोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे इंटरडिपेंडेंट रहें और एक बैलेंस्ड अप्रोच हो। ठीक है जी, सो दिस इज बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है दैट इज एल्गल ब्लूम कॉजेस। ए दैट इज एसिड रेन, B, that is air pollution, C, that is eutrophication, or is it D, greenhouse effect? वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर मार्क कीजिए। So the answer for this particular question is eutrophication. अब देखिए eutrophication का मतलब क्या होता है। जो भी आपके केमिकल्स हैं, अगर वो केमिकल्स रन ऑफ वाटर से
पास होके हमारे वाटर या फिर पॉन्ड्स या फिर लेक्स तक पहुंचते हैं तो वहां पर आपको एल्गी की प्रोडक्शन देखने को मिलती है। ग्रीन ग्रीन जो पार्ट्स हैं वो आपको कवर होते हुए दिखेंगे। सो वहां पर क्या हो चुका है, एल्गल ब्लूम हो चुका है। एल्गल ब्लूम एक्चुअली में क्या करता है, वो सनलाइट को पास नहीं होने देता। अब जब सनलाइट को पास होने नहीं देगा, इसका मतलब जो भी एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे, राइट। सो वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और जिन पे कौन डिपेंडेंट है, एक्वाटिक एनिमल्स डिपेंडेंट है। सो इसीलिए वो जो इकोसिस्टम है, एक्वाटिक इकोसिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। सो यू कैन सी हियर, जो भी फर्टिलाइजर, जो भी हम एग्रीकल्चरल फीड्स में यूज करते हैं, वो लीच एक्चुअली में कहाँ कर जाता है, दैट इज इनटू दी रिवर बॉडीज, रिवर, लेक्स, ओशंस। उसकी वजह से क्या होता है, आपको यहाँ पर एल्गल ब्लूम्स देखने को मिलते हैं, और वो एल्गल ब्लूम्स क्या करते हैं, दे ब्लॉक दी सनलाइट। अब जब सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी तो जो एल्गी है, जो भी एक्वाटिक प्लांट्स हैं, वो क्या कर जाएंगे, मर जाएंगे, और इन पे डिपेंडेंट होने वाले एक्वाटिक एनिमल्स भी डाई हो जाएंगे। ठीक है जी। सो दिस इज नोन एज यूट्रोफिकेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. द मैंग्रोव वेजिटेशन इज अदरवाइज कॉल्ड एज A, that is hygrophilous, B, that is mesophilous, C, that is xerophytes, or is it D, halophytes? वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर मार्क कीजिए। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, हैलोफाइट्स। देखिए, ज़ेरोफाइट्स के बारे में हमने रीसेंट क्लास में देखा था। आज हम देखते हैं हैलोफाइट्स क्या होते हैं। देखिए, जो हैलोफाइट्स हैं, दे आर दी प्लांट्स दैट ग्रोज इन वाटर ऑफ हाई सैलिनिटी। जहां पर आपको हाई सैलिनिटी देखने को मिलती है, वहां पर ये प्लांट्स ग्रो करते हैं। दे कम इन टू कंटैक्ट विद सेलाइन वाटर थ्रू इट्स रूट्स। सो रूट्स के कंटैक्ट में सेलाइन वाटर आता है, और ये जो स्पेसिफिक प्लांट्स हैं, इनको कहा जाता है हैलोफाइट्स। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पिछली क्लास में करा था ज़ीरोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी एक्सप्लिसिट क्वेश्चन बन सकता है जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपको दे दी जाएंगी। सो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट में एक्यूमुलेट इन ओल्डर लीव्स बिफोर दे फॉल। सो जो ओल्डर लीव्स हैं, वहां पर सॉल्ट की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से सॉल्ट बैलेंस मेंटेन रहेगा। ऐसे ही अगर आप देखें, यहाँ पर न्यूमैटोफोर्स एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, न्यूमैटोफोर्स का मतलब ही क्या होता है, दे आर नोन एज दी ब्रीदिंग रूट्स। अब क्योंकि जो पानी है वो सारा का सारा क्या है, सेलाइन है, तो ये क्या करते हैं, जनरली दे अराइज फ्रॉम दी केबल रूट्स। ये जब बाहर आ जाते हैं तो यहां से ये क्या लेने शुरू कर देते हैं, दैट इज ऑक्सीजन। सो इनको बोला जाता है न्यूमैटोफोर्स। ऐसे ही जो ऑक्सीजन है, इट डिफ्यूजेस थ्रू दी स्पॉन्जी टिश्यू ऑफ दी न्यूमैटोफोर्स। सो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस आराम से हो पाता है। सो इनकी जो अडेप्टेशन है, वहां पर आपको न्यूमैटोफोर्स देखने को मिलेंगे, राइट। ऐसे ही द स्मॉल ग्लैंड्स इन दी सरफेस लेयर्स ऑफ द लीव सिक्रीट सॉल्ट। सो यहाँ पर सॉल्ट एक्सक्रीटर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो इनके ऑर्गेनिज्म का सॉल्ट बैलेंस है वो मेंटेन हो पाए। ठीक है, सो आपको देखने को मिलेगा दैट इज सॉल्ट ग्लैंड्स, नंबर 1। नंबर 2, जो सॉल्ट की एक्यूमुलेशन है वो जनरली ओल्डर लीव्स में होती है। तीसरा आपको देखने को मिलेगा दैट इज न्यूमैटोफोर्स। ठीक है जी। सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर हैलोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, द एनवायरमेंट एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज पास्ड इन ए, दैट इज 1976, बी, दैट इज 1966, सी 1986, और इज इट डी 1996? वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर लिखिए। So the answer for this particular question is 1986. देखिए, ऐसा देखा गया है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस भी कई बार आपसे पूछे जाते हैं कि ये पर्टिकुलर एक्ट कब पास हुआ था। तो जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं ये यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं तो 1986। ऐसे ही अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं तो इट इज़ 1972।
नेक्स्ट आता है दैट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वो 1980 में किया गया है। ऐसे ही वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वो 1974 का है। ऐसे ही एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो है वो 1981 का है। सो इसके बारे में आपको पता होने चाहिए। ये एक्चुअली में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो हमने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए लिए हैं, ठीक है। सो सारे आपको डेट्स याद होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दैट इज पर्टिकुलेट मैटर कैन बी रिमूव्ड बाय ए दैट इज कैटालिटिक कन्वर्टर, बी दैट इज सिंपल कन्वर्टर, सी दैट इज रेडियोएक्टिव कन्वर्टर और इज इट डी इलेक्ट्रोस्टैटिक कन्वर्टर। ठीक है जी। सो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो और आंसर लिख सकते हैं। The answer for this particular question is electrostatic converter। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कन्वर्टर होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, जो भी आपकी गैस फ्लो है, फॉर एग्जाम्पल व्हीकुलर एमिशंस होती हैं, वो व्हीकुलर एमिशंस उस गैस को यहाँ से फ्लो करवाया जाएगा। जब उस गैस को फ्लो करवाया जाएगा तो कुछ उसमें ऐसे पार्टिकल्स होंगे, वो क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज। अब जो नेगेटिवली चार्ज है वो अट्रैक्ट किससे हो जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट से। सो यहाँ पर हमने दो प्लेट्स लगा दी हैं, एक प्लेट है पॉजिटिव और एक प्लेट है नेगेटिव, ठीक है। सो हमने क्या किया है, जितने भी पर्टिकुलेट मैटर है उसको हमने सेग्रीगेट करने की बात करी है। सो जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। जब ये अट्रैक्ट हो जाएंगे तो जो गैस है वो क्या हो जाएगी, इट विल बी क्लीन्ड। सो इट इज अ क्लीनर गैस एक्सिट। आई होप यहां तक बात समझ आई है। तो जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इन चार्ज प्लेट्स पे जाके क्या हो जाएंगे, दैट इज सेग्रीगेट। ठीक है जी। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। The petrol used in the engines filled with catalytic converter should be number 1 simple petrol, B that is any type of petrol, C that is unleaded petrol or is it D none of the above। वीडियो को पॉज कीजिए एंड आंसर लिखिए। So the answer for this particular question is unleaded petrol। देखिए unleaded petrol का मतलब क्या है, यहाँ पर जो lead के कंपाउंड्स हैं वो हमने रिमूव कर दिए हैं। तो जो भी आपकी कैटालिटिक कन्वर्टर की वर्किंग है वो तभी होगी जब आपके पास अनलेडेड पेट्रोल है। सो यहाँ पर इसको कहा जाता है टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर। सो जो भी हाइड्रोकार्बन है, कार्बन मोनोक्साइड होगा और ऐसे ही आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एग्जिस्ट करेंगे। सो यहाँ पर क्या होगा, ये इसको क्लीन कर देगा। जब क्लीन कर देगा दैट मीन्स ये कार्बन मोनोक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो भी आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रोजन में। सो ये हार्मलेस बन जाएंगे। आई होप यहां तक क्लैरिटी है, क्योंकि जो कार्बन मोनोक्साइड है वो एक्चुअली में क्या है, एयर पोल्यूशन करता है। सो इसकी वजह से हमने टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया है। बट वो वर्क कब करेगा, जब आपका पेट्रोल क्या होगा, दैट इज अनलेडेड, जिसमें लेड के कंपाउंड्स नहीं होंगे। सो उसमें कौन से कंपाउंड्स होंगे, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जो एक्चुअली में क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन। सो यहाँ पर कैटालिटिक कन्वर्टर का मकसद ही क्या है कि ये जो एमिशंस हैं उसको क्लीनर कर देगा। आई होप यहां तक क्लैरिटी है, ठीक है। सो टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं, ऐसे ही थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं जो एक्चुअली में पोल्यूशन के लेवल्स को कम करने में मदद करते हैं। ठीक है जी। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है डीडीटी कैन कॉज यूट्रोफिकेशन इन एक्वाटिक प्लांट्स, बी इज बायोमैग्निफिकेशन इन एक्वाटिक प्लांट्स, C is cultural eutrophication in aquatic plants or is it D none of the above। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर लिखिए। So the answer for this particular question is B, that is biomagnification in aquatic plants। अब दो यहाँ पर कीवर्ड्स हैं, एक है DDT और एक है that is biomagnification। So सबसे पहले आप देख लीजिए DDT क्या है। अब देखिए एक्सप्लिसिट क्वेश्चन DDT पे भी बन सकता है। जो DDT है वो क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल एंड ट्राइक्लोरोईथेन।
सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सो ये थी ही क्या? DDT इज अ पेस्टिसाइड दैट वाज फर्स्ट यूज्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर II। ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s इट वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन एग्रीकल्चर, जो कि हम अभी भी यूज करते हैं। The US banned its use in 1972, but it can remain in the environment for 100 years. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो पोल्यूटेंट है ये 100 सालों तक रह सकता है। सो यहाँ पर यूएस ने बैन किया था इसको 1970s में, लेकिन फिर भी इसकी सिग्निफिकेंस आज तक आपको दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ये एनवायरनमेंट में पड़ा रहता है। इसका मतलब ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, सो दो चीजें पता होनी चाहिए आपको कि ये एक पेस्टिसाइड है, इसकी फुल फॉर्म। सो ये कहाँ पर पाया जाता है? इन कंट्रीज वेयर इट इज बैंड, DDT इज फाउंड इन एग्रीकल्चरल साइट्स। क्यों? क्योंकि हम इसको एज अ पेस्टिसाइड यूज करते हैं। इट इज कॉमनली फाउंड इन फिश एंड मीट्स एज इट नेचुरली बाइंड्स टू द फैट। अब प्रॉब्लम क्या है? देखिए, दो टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, एक है बायो एक्यूमुलेशन और एक है बायो मैग्निफिकेशन। देखिए, जो बायो एक्यूमुलेशन है वो क्या है? पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, इस ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करती हूं, ये छोटी फिश को ये बड़ी फिश खा लेगी। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसकी बॉडी में DDT की कंसंट्रेशंस है, सो यहां पर क्या होगा? एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये जो बड़ी फिश है इस छोटी फिश को खा लेगी। सो यहां पर क्या है? चेन में आपकी पोल्यूटेंट की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है, उसको कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशन। इससे पहले आपको एक 10% लॉ पता होना चाहिए। देखिए, 10% लॉ का मतलब क्या होता है कि जो 10% ऑफ द एनर्जी है वो एक ट्रॉफिक लेवल में से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, यहां पर आपके क्या एग्जिस्ट करते हैं? प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ऐसे ही प्रोड्यूसर्स में अगर DDT प्रेजेंट है, अगर हमने पेस्टिसाइड्स यूज करे हैं और प्लांट्स को जनरेट किया है, तो उनके में क्या कंसंट्रेशन है? DDT की कंसंट्रेशन है। अब जो एनर्जी है वो एक ट्रॉफिक लेवल में से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी कैरी फॉरवर्ड होती है। अब इसका मतलब क्या है? इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, राइट। सो जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक में लेवल में जाते हैं, तो वो जो कंसंट्रेशन ऑफ द पोल्यूटेंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। सो इसका मतलब क्या है? इट इज बायो एक्यूमुलेटिंग। ठीक है जी, सॉरी, बायो मैग्निफिकेशन, क्योंकि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जा रहा है। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर स्पीशीज की बात कर रहे हैं, सो उसको कहा जाता है बायो एक्यूमुलेशन। सो एक्यूमुलेट का मतलब क्या है? जब देयर इज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द पोल्यूटेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। ऑन द अदर हैंड, अगर बायो मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, सो एक फूड चेन में जब आपको इसकी कंसंट्रेशन हायर देखने को मिलेगी, दैट इज नोन एज बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है जी, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक इज कॉल्ड A, that is polythene, B, that is polyblend, C, that is polyester, और is it D, none of the above? वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर लिख सकते हैं। So the answer for this particular question is polyblend. अब देखिए, पॉलीब्लेंड के बारे में पढ़ लीजिए। पॉलीब्लेंड क्या है? ये एक फाइन पाउडर है विच इज रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक। सो जो रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक है, जब उसको हम क्रश कर देते हैं और पाउडर फॉर्म में ले आते हैं, उसको कहा जाता है पॉलीब्लेंड। सो जो पॉलीब्लेंड है, इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स इन ऑर्डर टू रिसाइकल दी प्लास्टिक वेस्ट। जो भी प्लास्टिक वेस्ट है उसको रिसाइकल करने के लिए हमने पॉलीब्लेंड चूज किया। सो पॉलीब्लेंड याद रखना है। सो दीज वर द 10 क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।